नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। जय हिंद की सरकार, क्योंकि पीएफआई पे बैन लग चुका है। पीएफआई पे बैन लगते ही वो सारे जो मुस्लिम परस्त लोग थे, जो कट्टरपंथी परस्त लोग थे, या इनके समर्थन से ही वो जिंदा थे। इस कट्टरपंथी की को बढ़ावा देते हुए ही उनकी पार्टियों को कहीं ना कहीं सांस लेने का मौका मिल रहा था। वो सभी अभी बिलबिलाए हुए, वो इस बैन को लेकर के खासा नाराज नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस भी, कांग्रेस तो अपने प्लेटफॉर्म से मुंह छुपाते हुए ये बोल रही है कि ठीक है, कट्टरपंथियों पे बैन लगना चाहिए, लेकिन पीएफआई का नाम नहीं ले रही है। वो ये भी बोल रही है साथ, पीएफआई के आप उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे तो आप समझेंगे कि कांग्रेस एक बार भी ये नहीं बोल रही है कि पीएफआई पे बैन लगने से वो खुश है। बड़े ही खराब मंसूबों के साथ पीएफआई का गठन बिल्कुल ही असंवैधानिक तरीके से सिमी पर बैन लगने के बाद ये हुआ था। और इसके मंसूबे जब ये बच्चा पैदा हुआ था तभी समझ में आने लगे थे कि पीएफआई किस चाल को चलने के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन कांग्रेस की सरकार सोती रही। उसको ऐसे कट्टरपंथी संगठन पसंद है ताकि हिंदुस्तान तिल तिल करके बर्बाद होता रहे, उसकी जड़ों को खोखला किया जाए, उसके नस्लों को खराब किया जाए, ये धर्मांतरण का खेल चलता रहे। और पीएफआई, सिमी जैसे संगठन वो देश के लिए एक ऐसा आतंक पैदा करें कि गजवाए हिंद के जो मंसूबे हैं, हिंदू को खत्म करने के जो मंसूबे हैं, हिंदुत्व को जो खत्म करने के मंसूबे हैं, वो 100% कामयाब हो। इसके लिए फॉरेन से फंडिंग भी होती थी, सारे इस्लामिक देश इसको फंड कर रहे थे। पीएफआई धर्मांतरण के जाल से लेकर के न जाने और कौन कौन से हथियार इस्तेमाल कर रहा था। जो मुस्लिम इस पीएफआई के समर्थन में हैं और उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ है, उनको तो सबसे पहले सचेत करना चाहती हूँ कि आपके बच्चे सबसे पहले इसके शिकार हो रहे थे। आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर, उनके हाथों में कलम पकड़ा कर अफसर बनाना चाहते थे, लेकिन ये पीएफआई आपके बच्चों को आईएसआईएस के पास भेजता था, अलकायदा के पास, इस्लाम की पढ़ाई करवाने के बजाय इस्लाम को जानने के लिए, स्कॉलर बनाने के लिए ये आतंकवादी संगठनों के पास और ऐसे कट्टर जिहादियों के पास भेजता था आपके बच्चों को। और जिन हाथों में कलम होने चाहिए थे, उन हाथों में AK-47 पकड़ाता था, उनको आतंक के गुण सिखाता था, कैसे लफ्ज़ जिहाद करो ये बताता था। वो बताता था कि आखिर इस लफ्ज़ जिहाद करोगे तो तुमको क्या क्या फ़ायदे होंगे। उसके लिए घर भी दिए जाते थे, मकान भी दिए जाते थे, दुकान भी दिए जाते थे, नगदी इनाम भी दिए जाते थे। सभी अच्छे तरीके से चल रहे थे। लेकिन ये पानी जब सर से गुजरना शुरू हुआ, और कभी शाहीन बाग के नाम पर तो कहीं किसान आंदोलन के नाम पर, भारत को बर्बाद करने की साजिशें तेज हो गई। भारत बर्बाद हो, इसको लेकर के पूरी जाल जो है बिछनी शुरू हो गई थी। पीएफआई डेमोग्राफी चेंज कर रहा था, कुछ घुसपैठियों के सहारे, कुछ को धर्मांतरण करा के, कुछ लफ्ज़ जिहाद के माध्यम से, और कुछ डरा धमका कर, लोगों को बहला फुसला कर हिंदू युवतियों से शादी करने के लिए सारी चीज़ें मुहैया करवाई जाती थी, बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी। ये लफ्ज़ जिहाद कैसे करना है, धर्मांतरण का खेल कैसे रचना है, इस जाल को किस तरह से और विस्तार पूर्वक इसका फैलाव करना है, ताकि पूरा देश, पूरा भारत हिंदू नहीं बल्कि एक मुसलमान देश बन जाए, एक इस्लामिक देश बन जाए। आप देख रहे होंगे कि जिन जिन राज्यों में अभी हाल ही के दिनों में, कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले अगर कहें, तो बिहार में भी बहुत छापेमारी हुई थी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए थे। और उसके बाद ही नीतीश कुमार ने अपना पाला बदल लिया। क्यों बदला, ये समझने की कोशिश कीजिए। इस वीडियो में बताएंगे कि आरजेडी के दिग्गज नेता लालू यादव समेत क्या बोल रहे हैं।
इस वीडियो में बताएंगे कि आज जो अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस के नॉमिनेशन करने गए वो क्या मांग कर रहे हैं। इस वीडियो में बताएंगे कि ओवैसी क्यों नाखुश नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल मुस्लिम संगठन को अपना समर्थन देते हुए देश को बर्बाद करते हैं। ये सारी चीज़ें बताएंगे। देखिए, पीएफआई उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में फैल चुका था। केरल ही नहीं बल्कि साउथ के कई राज्यों में अपने फैलाव कर चुका था। तेलंगाना में तो मुसलमानों के लिए अगर हम देखें तो वहाँ के जो वाईएसआर जो हैं उन्होंने क्या क्या ऐलान किए ओवैसी के नाम पे आपने सुना होगा। चलो वो वीडियो भी मैं ज़रूर आपको दिखाने की कोशिश करूँगी अगर मुझे मिल जाता है, क्योंकि ये पुराने वीडियो हैं, शायद मिलना मुश्किल होगा, लेकिन मिल जाएगा तो दिखाऊंगी जरूर। उन्होंने कई ऐलान किए, मुसलमानों के लिए ही ये किया जाएगा, इतनी मस्जिदें खुलवाई जाएंगी, इतने मदरसे दिए जाएंगे, उनके लिए इतने पैसे दिए जाएंगे। आज जब मदरसों पे और वक्त पे छापेमारी चल रही है, उनके सर्वे हो रहे हैं, तो सारे लोग पता नहीं क्यों आसमान पर कूद कूद कर अपनी आवाज़ बुलंद करें कि ये गलत हो रहा है। मैं बता दूं कि जिन मुसलमानों को ये लग रहा है उनके बच्चे सबसे पहले इसके ग्रास बने थे। पीएफआई अपनी जड़ों को जमा रहा था। एजेंसियों जो खबरें सामने आई हैं, जो दस्तावेज सामने आए हैं, उसके मुताबिक पीएफआई का सदस्य जो है वो सभी ऐसे युवकों को जो धर्मांतरण के लिए आते थे या उनको बहला कर लाया जाता था और मुस्लिम युवकों को खुला ऑफर देता था कि तुम लफ्ज़ जिहाद करो, हिंदू लड़कियों से शादी करो, हम तुम्हें घर देंगे, मकान देंगे, दुकान देंगे और इनाम भी देंगे। इसके लिए दुकान खोलने के लिए पूरे इंतज़ाम किए जाते थे। आप देखते होंगे कि सड़कों पे आजकल जो ठेले लगते हैं सब्जियों के, फलों के, उसमें मुस्लिम ज़्यादा हैं। जितने भी दुकान हैं जूस के और बाकी सारी चीज़ों के, वो मुस्लिम ज़्यादा है। कईयों ने तो अपने नाम मुन्ना, राजू, राम ऐसे कुछ रखा हुआ है, लेकिन जब आप पैसे ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे, तो वो अब्दुल्ला, इमरान, कुछ इस तरह के नाम जो हैं वो सामने आएंगे। लेकिन आप उस वक्त कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि आपकी मजबूरी है कि आपने सामान खरीद लिया है और आपको पैसे देने, वरना आप इंटॉलरेंट कहे जाएंगे, कट्टरवादी कहे जाएंगे, आप कहीं ना कहीं हिंदू कट्टर कहे जाएंगे, क्योंकि आपको अपने समुदाय को समर्थन देना ये आपके अधिकार में नहीं है, आपके लिए ये हक नहीं बना है। आप ऐसा करेंगे तो बवाल मच जाएगा। मीडिया से लेकर के कोर्ट से लेकर हर जगह आप सुर्खियों में रहेंगे। आप देखते होंगे कि कई लोगों ने, क्योंकि कैब में मुस्लिम ड्राइवर है, उसको लेकर के वो अगर कैंसिल कर देते हैं या जोमेटो से, स्विगी से कोई मुस्लिम ऑर्डर लेकर आ रहा है वो कैंसिल करते हैं तो इसके लिए बवाल मच जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि ओला उबर बुक करेंगे तो आपको ज़्यादातर मुस्लिम ड्राइवर मिलेंगे, हिंदू नहीं मिलती। ये सारे जाल हैं, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी। जो ट्रेनिंग थे वो काकोरी, लखनऊ, बाराबांकी की सीमा पर कुर्सी गांव में प्रशिक्षण शिविर भी लगाए गए थे। इन सभी गांवों में लगाए जाते थे जहां पर लोगों को लफ्ज़ जिहाद, धर्मांतरण के गुण सिखाए जाते थे और उसके बाद क्या क्या फ़ायदे होंगे ये भी बताए जाते थे। साथ ही ऐसा करने वाले को संस्थान की तरफ से इनामी योजनाओं के बारे में बताया जाता था। लखनऊ में पिछले दिनों गिरफ्तार उमर गौतम धर्मांतरण कराता था, वो भी हिंदू से मुसलमान बना था और वह एसडीपीआई का सक्रिय सदस्य होने के साथ साथ अल हरम एकेडमी का उपाध्यक्ष भी था। वहीं पिछले दिनों गिरफ्तार अहमद बेग नदवी संगठन के लिए टेरर फंडिंग जुटाता था। नदवी नदवा में पढ़ा था और बतौर शिक्षक वो काम कर चुका था। 2022 में बहराइच के कैसरगंज सीट से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के टिकट से चुनाव लड़ा था वो, और पीएफआई ने लफ्ज़ जिहाद के लिए इसको वहाँ पे नियुक्त किया था और इसी को अपना हथियार बनाकर वो आगे चलना चाहते थे। पीएफआई लफ्ज़ जिहाद को सबसे बड़ा हथियार बनाना चाहता था। इसके लिए अपने सदस्यों को विशेष प्रशिक्षण देने के लिए केरल वो भेजते थे, जहाँ पर उनको धर्मांतरण व अपनी हकीकत को छुपाकर हिंदू युवतियों को कैसे अपने जाल में फंसाना है और कैसे तरीके से उनसे शादी करके फिर उन पर धर्मांतरण का दबाव बनाना है, ये बताया जाता था। ग्रामीण इलाकों में जाकर युवतियों को फंसाने के भी गुण सिखाए जाते थे। साथ ही इसके लिए फर्जी पहचान पत्र भी उपलब्ध करवा दिए जाते थे। इसके बाद
वह अपना टेरर टारगेट प्रदेश के कई ग्रामीण इलाकों में जाकर युवतियों से दोस्ती करके वो उनको फंसाता था, उनसे शादी के लिए दबाव बनाता था। अगर वो नहीं मानती थी तो उनके वीडियो बनाए जाते थे ताकि वो दबाव में आए और शर्मिंदगी के मारे उनसे शादी करें। फिर वो धर्मांतरण का खेल जो है वो आगे चलता था। हिंदू युवक और युवतियों उनको भड़काने के बाद मोटी रकम जो है ऐसा हो जाने के बाद मुहैया करवाई जाती थी। फिर उनको हलाला और पता नहीं किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ता था ताकि वो लड़कियां, जब आप देखते होंगे कि जब भी हिंदू लड़की आती है जो कि मुसलमान लड़के से शादी की हुई होती है, उसके दर्द जो है आपके दिल को दहलाने वाले होते हैं। इतनी प्रताड़ना से उसको गुजरना पड़ता है अगर वो धर्मांतरण के लिए राजी नहीं होती है, अपने धर्म को, अपने रिचुअल्स को छोड़ने के लिए राजी नहीं होती है तब। और धोखे का यह पूरा जाल जो है उसकी ज़िंदगी को तब तक बर्बाद कर चुका होता है। लेकिन इन सब के बावजूद कांग्रेस के दिग्विजय सिंह कहते हैं कि पीएफआई पे अगर बैन लगा है तो आरएसएस पे भी बैन लगना चाहिए। जो नफरत फैलाए, जो हिंसा फैलाए, धार्मिक उन्माद फैलाए, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो संघ के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उनके खिलाफ भी होना चाहिए। निश्चित तौर पे जो नफरत फैलाता है, धार्मिक उन्माद फैलाता है, वो एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक दूसरे के पूरक है। आप समझ रहे हैं कि क्या वो बोल रहे हैं। हालांकि सुनिए दिग्विजय सिंह को, उसके बाद समझने की कोशिश कीजिए कि किस उनके स्टेटमेंट पर उनको अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन के लिए बुलाया गया है और इनाम मिलेगा। हालांकि वो बनेंगे नहीं, अशोक गहलोत ने ना कर दी, कमलनाथ ने भी ना कर दी। दिग्विजय सिंह के दिन ढल चुके हैं, राजनीतिक करियर उनका खत्म हो चुका है। अब वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी की चाट चिट कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कितने अध्यक्ष, अगर अध्यक्ष गलती से बन भी गए तो अध्यक्ष पद को कितना निभा पाएंगे वो हम सभी जानते हैं, किस तरह के कठपुतली रहेंगे। और ये इनाम क्यों दिया गया है सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ से? क्योंकि दिग्विजय सिंह ने आरएसएस पे की तुलना जो है वो पीएफआई से की है। पीएफआई पर बैन पर कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी संवेदनाएं जताई हैं, छिपे शब्दों में ही सही। और क्योंकि पीएफआई जैसे संगठन से जो कि धर्मांतरण का खेल करता है, इससे सोनिया गांधी को बेहद लगाव, तो हर एक व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को जो इस देश के हिंदुओं को और हिंदुत्व को ख़त्म करने की कोशिश करता है, सोनिया गांधी उसकी समर्थक रहती हैं, वो उनके दिल अजीज होते हैं। तो ये है। उसके बाद जवाब में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम जी ने बोला कि भाई उनको पीएफआई पे बैन लगाने की बात कर रहे हो, आरएसएस से कंपेयर कर रहे हैं। मैं आरएसएस का कार्यकर्ता हूँ, ये मैं गर्व से बोल सकता हूँ। क्या वो बोल सकते हैं कि वो पीएफआई के कार्यकर्ता हैं? अगर दिग्विजय सिंह ऐसा बोलते हैं तभी वो कंपेयर करने के लायक हैं, वरना कहीं ना कहीं ये पीएफआई को समर्थन है। मैं कह रहा हूं कि मैं संघ का स्वयंसेवक हूं। वो कह सकते हैं कि वो पीएफआई के सदस्य हैं? नहीं कह सकते, कोई भी नहीं कह सकता। इससे समझ में आ जाना चाहिए कि ये सिर्फ राजनीति करने के लिए ऐसी बातें बोलते हैं। आरएसएस की बात नहीं बोलेंगे तो आप उनका नाम ही नहीं लोगे, पूछोगे ही नहीं। जो जाकिर नाइक को शांति दूत कहते हो, जो पार्टी टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करती हो, भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे पे राहुल गांधी सबसे पहले पहुंचते हो, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हो, उनसे क्या उम्मीद करोगे आप कि वो पीएफआई का विरोध करेंगे? कभी नहीं करेंगे ये लोग। और इसलिए राष्ट्र के खिलाफ अगर कोई गतिविधि, जिसके आईएसआई से तार जोड़े मिल गए हो, जिसकी केरल में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, कर्नाटक में हत्याओं के सबूत जिसके मिल गए हो, ऐसे संगठन पर प्रतिबंध लगाना स्वागत योग्य है। ये नरोत्तम मिश्रा जी का बोलना है, जो गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश। अब सुनिए, इसके आगे भी सुन लीजिए। ओवैसी का तो दुखी होना बहुत जरूरी था, क्योंकि पीएफआई को बैन को लेकर के भला ओवैसी जैसे कट्टरपंथी लोग जो बोलते हैं कि हमें 15 मिनट का समय दो, हिंदुस्तान की प्रशासन मेरे हाथ में, पुलिस हमारे हाथ कर दो, फिर देखो हम क्या हाल करते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी और उनके जो बड़े भाई हैं बैरिस्टर साहब, तो आप समझ सकते हैं कि इस बैन से, जो इस मंसूबे के साथ ही आगे चल रहा हो, इस बैन से उनके दिल पे क्या क्या दर्द गुजरी हो। इससे भी मजेदार है, लालू यादव ने कहा
लालू यादव ने भी कहा मीडिया के सामने कि भाई पीएफआई पे बैन लग रहा है तो आरएसएस पे, मतलब पीएफआई पे किस तरह से बचाव किया जाए, ये करने के लिए ये सारे लोग कूद पड़े हैं। एक हुआ दिखा रहे हैं लोगों के ऊपर, तो सबसे पहले आरएसएस पर बैन करिए आरएसएस को, कि उससे भी बदतर संगठन है जो हिंदुत्व का कट्टरपंथा। सवाल अब यह आता होता है कि कुमार को लाल किला पे भेजिएगा झंडा फहराने के लिए, नीतीश कुमार को दिल्ली पहुंचाइएगा आप, और तेजस्वी को कब तक मुख्यमंत्री बन जाएंगे? टाइम पर इंतजार करिए। आप चाहते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार संभालें? बिल्कुल, और नीतीश जी देश संभालें, सब लोग मिलकर संभालेंगे। बीजेपी को हराया जा सकता है? बिल्कुल हराया जा सकता है। 14 से पहले बीजेपी बात हो रही है लोगों से, सोनिया जी से, मैडम से बात हुआ, संगठन का चुनाव बोली मैडम की के बाद फिर हम लोग बैठेंगे। और बड़ी पार्टी है कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि सोनिया गांधी नीतीश कुमार और लालू यादव से मुलाकात नहीं की, फोटो नहीं केवल 15-20 मिनट तक मुलाकात हुई। उनके चैम्बर में महिला के हाँ, घर में फोटो खिंचवाने हम लोग गए थे। बीजेपी वाला पूछ रहा है। अरे बीजेपी वाला को तो कुछ भी पूछेगा, हाँ, तो बीजेपी वाला को पता नहीं है कि मैं क्या करूँ? प्रेस के लोग वहाँ 200-250 लोग गेट पर थे। 1-2 घंटा तक हम लोग से मुलाकात हुई है, विस्तार से बात हुई। अब बोलता कि मुलाकात नहीं हुई, तो घबरा क्यों रहा है सोनिया गांधी से? घबरा रहा है सब, ये सब इकट्ठा ही लोग कर रहा है जाकर। धन्यवाद। लालू जी, बिहार में आपने पहले भी बीजेपी का रथ रोका था, इस बार भी उम्मीद करें जिस तरह से बीजेपी का पताका सब इनका पताखा उड़ जाएगा। जेडीयू के मुख्यमंत्री जी ने तो अपना पाला ही बदल लिया है, और जो लालू यादव की लाइन है वही उनकी भी लाइन है। इसके साथ ही आरजेडी के एक कद्दावर नेता शिवानंद तिवारी जी कहते हैं, क्योंकि जब गिरफ्तारी हो रही थी तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे पीएफआई के कार्यकर्ताओं की तरफ से, पीएफआई के उन सभी जिहादियों की तरफ से जो इस देश को बर्बाद करने के लिए आतंकवाद का एक ऐसा जाल बुन रहे थे जहां से इस देश को बच निकलना बेहद नामुमकिन था। लेकिन क्या यह प्रतिबंध एनफ है? उससे पहले सुनिए क्या बोल रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद को लेकर को शिवानंद तिवारी, जो कि आरजेडी के बहुत ही कद्दावर नेता हैं। सुनिए इनको। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है एक प्रोटेस्ट का इजहार है, ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तानी हो गया, लेकिन एक प्रोटेस्ट का इजहार है कि हम भाई अब चिढ़ा रहे हैं, आपको विरोध कर रहे हैं कि नहीं साहब आप जो कर रहे हैं उसका हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं, और विरोध के स्वरूप जो है पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया। ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हैं, कह दीजिए तो वो चला जाएगा। इसलिए इस बात को भी समझना चाहिए, बात का आप उसका जवाब क्या दे रहे हैं? चुन चुन करके मारेंगे, इसी का तो प्रोटेस्ट है ये, कि जो आप चुन चुन करके मार रहे हैं। आज क्या हालत हो गई है भाई? ये बोल रहे हैं कि अरे वो तो एक आक्रोश है, बोल दिया, ये कोई देशद्रोह की बात नहीं। भैया देशद्रोह की बात क्या है? आतंकवादी संगठन आप उसको मानने से इनकार नहीं कर रहे हैं, किसी ना किसी तरह से उसका बचाव करने पे तुले हुए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद करना ये देशद्रोह नहीं है, भारत के अगेंस्ट नहीं है, एक महज एक आक्रोश है जो गुस्से में लोग बोल देता है। सभी वो पार्टियां जो इन्हीं संगठनों के बल पर सांस ले रही थी, उनकी फंडिंग हो रही थी, आज बिलबिलाई हुई है, कांग्रेस तिलमिलाई हुई है, और ये आरजेडी, जेडीयू, ओवैसी ऐसे जो नेता हैं, उनकी पार्टियां जो हैं, वो कहीं ना कहीं सकते में है कि आखिर ऐसे क्या से हो गया, ये क्या हो गया। ये जो कार्रवाई है बहुत जरूरी थी, लेकिन ये पर्याप्त नहीं। कार्रवाई एक तो देर से हुई है, इसलिए जाल पूरी तरह से चारों तरफ फैल चुका है, और पर्याप्त इसलिए नहीं है कि आपने सिम ही बंद किया तो पीएफआई आए, पीएफआई बंद करेंगे तो डीएफआई आ जाएगा, सीएफआई आ जाएगा, पता नहीं क्या क्या आ जाएगा। क्योंकि वो लोग जिनको वो अपने कैडर में शामिल कर चुके हैं, आप कहाँ तक उनको पकड़ेंगे, कैसे उन पर लगाम लगाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है।
और अगर लगाम लगाते हैं तो आपको इस देश की डेमोक्रेसी ने फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कुछ ऐसी छूट दे रखी है और कुछ ऐसे पत्रकार हमारे देश में मौजूद हैं जो इस छूट का इतना नाजायज फायदा उठाते हैं कि देश रसातल में जाता है और वो बकबकाते हैं, भीड़ में जाते हैं और शाहीन बाग में जाकर कभी बिरयानी खाते हैं तो किसान आंदोलन में जाकर टिकैत के साथ मगरमच्छी आंसू बहाते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे और बातचीत का हमारा आपका ये सिलसिला भी ऐसे ही निरंतर चालू रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल, बार बार आपको कहती हूँ फिर कह रही हूँ, आप हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाएं इसको, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कर दें, अच्छा लगेगा। अगर आप हमें पसंद कर रहे हैं तो लाइक तो हम करते ही हैं, फिर बेल बटन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन तक पहुँचे। और जितनी आवाज़ जुड़ती है उतनी बुलंद होती है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से भी हो सकता है, ये इसके लिए बोलने की भी ज़रूरत ही नहीं है, लिखने की भी ज़रूरत है। तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया, अपनी सक्रियता जरूर दिखाएं। जय हिंद, जय भारत।